Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Uwais Karni and you are watching my YouTube channel that is Free Learning for All Exams. So today we are going to learn the most important topic of behaviorism and that is क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ J.B. वॉटसन। हम पिछले वीडियोस के अंदर बिहेवियरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं और हमने ये भी देखा कि थॉर्नडाइक ने कौन सी बेसिक थ्योरीज दी थी। आज हम जो फोकस करेंगे वो क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर फोकस करेंगे और इस थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह इसकी डेवलपमेंट हुई और बाद में आगे चल के यही जो थ्योरी है वो किस तरह क्लासरूम के अंदर अप्लाई की गई और किस तरह हम ये चीज़ें एजुकेशनल सेटअप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन this course then you can contact me on my given number. So as you know, I am Hafiz Muhammad Uwais Karni. I have done my MPhil in teacher education from Iqra University. So आपको इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए जी आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहले अगर वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली बिहेवियरिज्म, सो अर्ली बिहेवियरिज्म, the most important name of behaviorism is J.B. Watson, John B. Watson. He was American psychologist. Famous work on learning. ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और असल में ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? ये हुए थे थॉर्नडाइक के 3 प्राइमरी जो लॉज थे वो उन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया था और उसके अंदर 3 लॉज थे। लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स R, उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स E और लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स E। तो ये 3 लॉज थे। तो जो J.B. वॉटसन थे वो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और उसके बाद जो है एक बिहेवियरिज्म का बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ। सो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका फेमस वर्क जो है वो लर्निंग के ऊपर है कि इंसान नहीं, उस ज़माने में इंसान तो नहीं था क्योंकि अर्ली जो काम था वो जानवरों के ऊपर हुआ है कि जो है एक ह्यूमन बीइंग या एक जानवर सीखता कैसे है। इनिशियली ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर ये यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो के अंदर इंट्रोस्पेक्शंस करते थे जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। मेथड जो होता है साइकोलॉजी के अंदर इंट्रोस्पेक्शन, जिससे आप पेशेंट से या क्लाइंट से पूछते हैं और उसी को ही डीप लर्निंग के ऊपर और उसके एक्सपीरियंस शेयर वो करता है और फिर उसी से ही आप उनका हल निकलवाते हैं। तो ये है इंट्रोस्पेक्शंस। मगर ये वहाँ पे काम कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर। उसके बाद जी इनको क्या हुआ, एक्सट्रीमली वैल्यू एंड मेंटलिस्ट, इन्होंने ये वहाँ पे दरियाफ्त किया या इनको पता लगा कि ये जो एक्सट्रीमली वैल्यू है और मेंटलिस्ट है, ये मेंटलिस्ट थिंकिंग है और जो है ये सारा काम जो है मेंटलिस्ट अप्रोच है। अब फिर क्या हुआ, लेफ्ट दिस अप्रोच एंड बिकम इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विथ एनिमल्स। इन्होंने ये चीज़ छोड़ी क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ठीक है, स्टडी का, रिसर्च का। इन्होंने कहा कि नहीं, जब हम किसी शख्स से बात करते हैं, उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, तो वो कैसे एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकती है। उसके अंदर हमने कोई रिसर्च नहीं की, बस हम आप जो भी शख्स होता है उससे उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है और उससे सवाल करते हैं ताकि वो उसी मसले का खुद ही हल भी निकाल सके। तो इन्होंने ये एक बिग क्वेश्चन उठाया कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन है ये जो है एक रिसर्च नहीं है, मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। तो फिर इन्होंने ये जो अप्रोच थी उसको लेफ्ट किया और उसके बाद ये इंटरेस्टेड हुए कि मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करूंगा, किसके साथ, एनिमल्स के साथ। हिज रेवोल्यूशनरी अप्रोच इज नोन एज रेडिकल बिहेवियरिज्म, और इसे जो J.B. वॉटसन का बिहेवियरिज्म है उसको काफ़ी दफ़ा रेडिकल बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो स्टडी होती है वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की होती है। जो बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसी की सिर्फ और सिर्फ स्टडी की जाती है, जो कि पिछली वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल के अंदर बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो काइंडली जो बिहेवियरिज्म की फर्स्ट वीडियो है वो देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जी आगे बिहेवियरिज्म क्या कहता है, इन्वायरमेंट
इज़ अ सोल फैक्टर दैट शेप्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। अब ये जो जुमला है इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत वर्थ है। अब लेट सपोज ये कहता ये है कि जो इन्वायरमेंट जिस तरह का होगा उस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी, उस तरह का आपका बिहेवियर होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर एक शख्स जो है एक अच्छे एक बैकवर्ड एरिया में रहता है, ठीक है, तो उसका जो बिहेवियर होगा, उसकी जो पर्सनैलिटी होगी, उससे वो इन्वायरमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। आप ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक विलेजर्स जो है 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से खाना खा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको वो आदत नहीं है। और बिल्कुल इसके वाइस वर्सा आप कभी भी जो है अर्बन पीपल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो खेत के अंदर हल चला सकते हैं, ठीक है। कोशिश वो लोग कर सकते हैं बट वो उस चीज़ के अंदर परफेक्ट नहीं होंगे। और जो पर्सनैलिटी के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपकी इन्वायरमेंट बता रहे होते हैं। आपके बात करने का तरीका, आपके सलाम करने का तरीका, आपके कोई भी एक्टिविटी करने का तरीका जो है आपकी पूरी जो है इन्वायरमेंट को बताते हैं। चलें एक एग्जांपल लेते हैं अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ताकि आपको समझ आ सके। देखिए जी, सिंध का जो कल्चर है मीन्स इन्वायरमेंट, यहाँ पे हम कल्चर को इन्वायरमेंट के साथ इक्विवेलेंट करेंगे। तो जो हमारा कल्चर है, कल्चर के अंदर क्या है जी, जब भी किसी से मिला जाता है तो क्या किया जाता है, हाथ जोड़े जाते हैं, ठीक है। हाथ जोड़े जाते हैं, दोनों हाथों को इस तरह, दोनों जो आपके हाथ हैं उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो हाथ जोड़ने का ये क्या कल्चर है, ये बिहेवियर है एक इंसान का। ये बिहेवियर क्या है कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। मगर यही कल्चर जो है कराची के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं क्लासरूम के ऊपर। यही चीज़ अगर हम क्लासरूम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। जैसे अगर आप एक विलेज के अंदर क्लास के अंदर हैं, ठीक है, और आप स्टूडेंट्स को कहते हैं कि बेटा यू नो द इन्वायरमेंट, क्या आप इन्वायरमेंट को जानते हैं? क्या आप ने कभी बहुत सारी ट्रैफिक देखी है? क्या आपको ट्रैफिक्स के बारे में पता है? तो उनका जवाब होगा ऑफ कोर्स नो, अगर वो बाहर नहीं निकले। बट अगर यही सेम सवाल आप एक अर्बन एरियाज़ और मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चे से पूछेंगे तो वो जो है बिल्कुल कहेगा जी मुझे बिल्कुल ट्रैफिक्स का पता है, उसको बहुत सारी चीज़ों का पता होगा। तो अब ये क्या है, जब भी ये दोनों बच्चे ट्रैफिक के साथ जो हैं जाएंगे रोड के ऊपर, तो वो जो अर्बन बच्चा है उसका जो बिहेवियर होगा वो कुछ अलग होगा, और जो एक रूरल इन्वायरमेंट से बच्चा गया है उसका जो बिहेवियर है बिल्कुल ही अलग होगा। तो ये इस लाइन का एक्चुअल में मतलब ये है कि environment is a sole factors that shapes personality and behavior। सो जी आगे चलते हैं। अब हम फेमस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं, ठीक है। जो फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जेबी वॉटसन और उनके जो स्टूडेंट थे रेनर, उन्होंने किया था। क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है यही बाद में बेसिक फंडामेंटल थ्योरी बनी और लॉ बना क्लासिकल कंडीशनिंग का। सो सबसे पहले इस केस को अगर हम देख लें तो इस केस का नाम है लिटिल अल्बर्ट। अल्बर्ट कौन है? एक बच्चा है, उसका नाम है, और वो छोटा है तो इस वजह से इस केस का नाम ही लिटिल अल्बर्ट है। इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर लिटिल अल्बर्ट ने जो है डरना सीखा है एक्चुअल के अंदर, ठीक है। इस पूरे अगर हम कहें इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ क्या है, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो निचोड़ है वो ये है कि लिटिल अल्बर्ट ने सीखा क्या, डर, ठीक है। हमने ये देखा इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर कि बच्चा डरता किस तरह है। क्लासिकल कंडीशनिंग ने वर्क ही इसके ऊपर किया है कि हाउ एनिमल और अ ह्यूमन बीइंग लर्न, ठीक है जी। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था ये कब हुआ जी? 1920s के दरमियान, जब इन्होंने जो है डर बच्चे के अंदर पैदा करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। करने वाले कौन थे? वॉटसन थे और उनके स्टूडेंट्स थे। सो अब देखते हैं इन्होंने किया क्या।
सबसे पहले इन्होंने एक बच्चा लिया जो कि 11th मंथ का था, हु इंजॉयड प्लेइंग विथ क्यूट वाइट रैट। उसको जैसे बच्चे होते हैं तो उनको कुछ उनके फेवरेट जो हैं बिल्कुल खिलौने होते हैं जिनके साथ वो बहुत इंजॉय करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि वो उनके पास हों। तो ऐसे ही 11 साल का एक बच्चा था और उसका नाम था अल्बर्ट, और वो जो है बड़ा ही लुत्फ़अंदोज़ होता था जब वो अपने वाइट चूहे के साथ या वाइट रैट के साथ खेला करता था। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या किया कि वो उससे डरे। किस तरह डरे? क्योंकि उन्होंने उसके साथ, उस वाइट रैट के साथ एक साउंड को लिंक कर दिया। वो साउंड किसका था? एक बहुत तेज़ आवाज़ था, लोहे का आवाज़ था कि जब भी वो वाइट रैट जो है उनके सामने आता तो वो क्या करते, वो आवाज़ करते। किस तरह? ये देखिए जी, ये पिक्चर है। सबसे पहले देखें यहाँ पे हुआ क्या कि बच्चा है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है जी। इसके अंदर है क्या, बिल्कुल एक आवाज़ है कुत्ते की जो कि भौंक रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 9 मंथ ओल्ड का एक बच्चा था, ठीक है। कहीं पे ये 9 मंथ ओल्ड आता है, कहीं पे 11 मंथ आता है, ठीक है जी। तो उस बच्चे को इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी, ठीक है। यहाँ पे मंकी है, रैबिट है, और उसके बाद यहाँ पे फायर है, और ये है हमारा वाइट रैट। अब ये बच्चा जो है सबके साथ खेलता था, ठीक है। अब जब भी इसके पास मंकी आता तो इसको कुछ भी नहीं होता, जब भी रैबिट आता तो तब भी कोई आवाज़ नहीं की जाती, और जब भी फायर थी या ये एक जो है मास्क टाइप की चीज़ शो करवाई जा रही है ये आती तो तब भी बच्चा जो है कुछ भी नहीं ऑब्ज़र्व करता था और बड़ा इंजॉय करता था। बट सडनली इन लोगों ने क्या किया कि जब भी वाइट रैट जो है उस बच्चे के पास आता तो एक स्टील रॉड के ऊपर हैमर के साथ एक बाकायदा बहुत ज़ोर का शोर किया जाता। तो बच्चा वो जो शोर है वो किसका समझ रहा था, वो शोर किसका एक्चुअल के अंदर, डॉग का, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि उसने वो जो एक लाउड नॉइज़ है वो सुना हुआ था कि भाई कौन भौंकता है, ऐसे कुत्ता भौंकता है, ठीक है। तो जब भी रैट उसके पास आता तो वो साउंड किया जाता। तो बच्चे के दिमाग में ये आ गया कि जब भी वो वाइट रैट को देखेगा तो वो क्या होगा, डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि उसके दिमाग में वो लाउड नॉइज़ आ जाएगा कि अब क्या होगा, शोर होगा, और बच्चा उससे डर जाता था और उससे वो रोना शुरू कर देता था। तो अल्बर्ट कंडीशन टू फेयर वाइट रैट। तो कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ये हुई कि जब भी रैट को देखता बच्चा तो उससे वो डरना शुरू कर देता, ठीक है जी। अब यहाँ पे द एक्सपेरिमेंट वॉज फर्दर एक्सपेंडेड कहाँ पे जी, वॉटसन एंड राइनर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फेयर ऑफ द रैट कुड बी जनरलाइज टू ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिमुली। अब जी इन्होंने यहीं पे नहीं रुके, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जो कि मैंने आपको पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर किया है, एक्सप्लेन किया है, तो ये वहाँ पे नहीं रुके। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो सेम चीज़ को जर्नलाइज किया, किसके साथ, डॉग के साथ, कॉटन बॉल के साथ और सेंटा क्लॉज के साथ। फिर इन्होंने उनके सामने डॉग को लाए और डॉग को लाते ही इन्होंने वही हैमर वाला जो है एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर इस ही एक्सपेरिमेंट को इन्होंने दोबारा किया। जब भी इनके पास कौन आता, इनके पास आता डॉग, तो फिर ये क्या करते, यही लाउड नॉइज़ करते। जब ये लाउड नॉइज़ करते तो बच्चा फिर डरने लग जाता। पहले वो वाइट रैट से डर रहा था, फिर उसके बाद उसने डॉग से डरना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद थी कॉटन बॉल। कॉटन बॉल आई तो कॉटन बॉल के साथ भी इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया और सेम जो है एक लाउड नॉइज़ बजाना शुरू करती। जब वो लाउड नॉइज़ बजना शुरू हो गई तो वो बच्चा जो है उस डॉग से भी डरने लग गया, इसी तरह ही जो है कॉटन बॉल से भी डरने लग गया। फिर इन्होंने ये देखा कि बच्चा ठीक है इन चीज़ों से डर रहा है, तो हम ये जर्नलाइजेशन दूसरी चीज़ों के साथ भी करते हैं। दूसरी चीज़ थी सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज जी जो क्रिसमस के ऊपर होता है, बच्चे उसको बहुत लाइक करते हैं, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना अब हम ये एक्सपेरिमेंट सेंटा क्लॉज के ऊपर भी करें। तो जब उनके सामने सेंटा क्लॉज
पॉज लाया गया और बिल्कुल उसी तरह की जो है नॉइज़ की गई, तो वो बच्चा कुछ अरसे के बाद ये सेम चीज़ें रिपीट करने के बाद वो सेंटा क्लॉज से भी डरने लग गया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई, जनरलाइजेशन। अब ये चीज़ आप लोग क्लास में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग टास्क है, तो दैट हाउ यू कैन अप्लाई द केस ऑफ लिटिल अल्बर्ट इन योर क्लासरूम के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किस तरह अप्लाई होगा, क्योंकि हमने यहाँ से देख लिया कि लर्निंग किस तरह होती है। अब आपने ज़रूरी नहीं है यहाँ पे बच्चे को डराना है क्लासरूम के अंदर, ठीक है, बच्चे को क्या करना है, डराना है क्लासरूम के अंदर। जैसे लेट सपोज़ मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेम एक्सपेरिमेंट हमारे क्लासरूम के अंदर, हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर किस तरह अप्लाई होता है। एक बच्चा, ठीक है, आजकल तो पनिशमेंट अलाउ ही नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है जी। अब एक बच्चा जो है गलती करता है और टीचर क्या करता है, टीचर उसको जो है एक बहुत ज़ोर से चमाट दे देता है, ठीक है। अच्छा, अब एक नया बच्चा आया था उस दिन स्कूल के अंदर और उसने क्या किया, उसने देखा कि जब भी कोई गलती करता है तो ये टीचर जो है ना उसको बहुत ज़ोर से चमाट देता है, ठीक है, जो उसको मारता है। फिर उसने देखा दूसरा बच्चा वो भी गलती करता है, उस जो है बच्चे ने गलती की और टीचर ने फिर उसको पनिश किया एक स्लैप के साथ। इसी तरह ही उसने कंटिन्यूसली देखा कि वो 6-7 दिन या एक वीक तक वो जो टीचर था वो बच्चों को क्या करने लग गया, स्लैप करने लग गया। तो बच्चे के दिमाग में वो टीचर को देख के क्या आएगा, वो हमेशा ये आएगा कि ये जो टीचर है ये क्या करता है, स्लैप करता है, मतलब मारने वाला टीचर है, बड़ा ख़तरनाक टीचर है, ठीक है। तो जब वो ऐसे क्लासरूम के अंदर जाएगा और क्लासरूम के अंदर वही टीचर खड़ा है और उसी बच्चे को पढ़ा रहा है और उस बच्चे से गलती हो जाती है, तो उस बच्चे के दिमाग में क्या क्लिक होगा, उसके दिमाग में क्लिक होगा कि ये जो है वही, ये अब टीचर मुझे पनिश करेगा और हो सकता है मुझे भी स्लैप लगे। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, ये यहाँ पे उसने ये चीज़ सीख ली कि जो है वो जो टीचर है ना, टीचर उसके सामने वो क्या हो गया जी, ये बहुत ख़तरनाक किस्म का टीचर है, डेंजरस टीचर है, गलती तो बर्दाश्त ही नहीं करता। जो कि आज के लॉ के हिसाब, अगर हम आज 21st सेंचुरी की बात करें तो जिसके अंदर मारना बिल्कुल भी अलो नहीं है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें जो टीचर जितना मारता है उसको उतना ही अच्छा समझा जाता है कि ये टीचर बड़ा सख्त है, ये गलती माफ़ नहीं करता, ठीक है। गलती जो होती है, गलती माफ़ करना जो है वो एक अच्छी आदत है। गलती को माफ़ करके आप उसको कंडीशन कर सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं सारे, ये एक्सपेरिमेंट्स किस लिए हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स इसलिए हैं कि आप बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसको दूसरी कंडीशन के साथ उसकी जो है लर्निंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। लेट सपोज़ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि क्लास के अंदर एक बच्चा है, ठीक है, जो बैक बेंचर है और जी उसको टीचर कहता है कि इसने तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, और वो भी सुन सुन के कि हाँ भाई ये तो पढ़ेगा ही नहीं, ये तो पढ़ेगा ही नहीं, उसने भी अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। ये है लेबलिंग थ्योरी, ठीक है, जब आप किसी बच्चे को क्या करते हैं, लेबल दे देते हैं। अब यहीं पे ही वो जब टीचर जो है सबके साथ बात करेगा कि वो जो फलाना बच्चा है जो पिछली बैच पे बैठता है वो तो जो है पढ़ता ही नहीं है। अब जो दूसरे टीचर्स हैं वो दूसरे टीचर आके उसको अगर मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट करके उसको कहते हैं कि बेटा आप पढ़ सकते हैं और उसको प्रॉपर टाइम देते हैं, उसके साथ थोड़ा बिहेवियर अपना चेंज करते हैं, तो वो बिहेवियर चेंज करने से वो बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट लाजमी तौर पे आएगी, बजाय इसके कि उसको पनिश किया जाए, उसको किसी किस्म की मार दी जाए। तो इस तरह ये सारी थ्योरीज़ आप एजुकेशनल जो है सिस्टम के अंदर और अपने क्लासरूम के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप बच्चों को कंडीशंस दे सकते हैं। अब यही कंडीशंस आप रिवार्ड के तौर पे भी लेके जा सकते हैं, जो कि आने वाले वीडियोस के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो होपफुली ये वाली चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हो चुकी होंगी। वॉटसन एंड राइनर कुड नॉट गेट अ चांस टू अनडू द लर्निंग एज द चाइल्ड्स मदर रिमूव्ड
हिम फ्रॉम हॉस्पिटल। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है क्रिटिसिज्म किया जाता है, वो ये है कि जो उनकी बच्चे की अम्मी थी, ठीक है, कौन सी, अल्बर्ट की, उन्होंने क्या किया जी, बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ था और वॉटसन और राइनर ने उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। अब उसके बाद वो उसकी ये लर्निंग अंडू नहीं कर सके, मतलब उसको दोबारा उस हालत में नहीं ला सके कि उसकी ये लर्निंग करवाई जाती कि वो वाइट रेट से ना डरे। उसकी अम्मी ने उस बच्चे को हॉस्पिटल से वापसी जो है डिस्चार्ज करवा लिया। अब जब वो हॉस्पिटल से निकल गया तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया कि भाई वो जो बच्चा था उसके साथ इथिकल इश्यूज़ कितने हुए, क्या आपने किसी से इजाज़त ली या नहीं ली। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स था। अब इश्यूज़ जो आए इसके अंदर वो यही था, अनइथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अल्बर्ट। इसमें अल्बर्ट का क्या कसूर था कि उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट किया गया। उसको एक वाइट रेट से डराना, आपने जो है वाइट रेट से उसको इतना डराया कि वो बच्चा वाइट रेट से डरने लग गया और पता नहीं आगे जाके उसने लाइफ के अंदर कितना जो है वाइट रेट से डरा होगा, कितना उसने जो है नुकसान उठाया होगा, या इमोशनली वो कितना इससे जो है अटैच्ड हुआ होगा कि जब भी वो वाइट रेट को देखेगा तो डर जाएगा। दैट टू विदाउट टू बी एडवाइज अ कंसेंट ऑफ हिज मदर। भाई यहाँ पे ये कहते हैं कि आपने सबसे पहले उसकी अम्मी से इजाज़त ली। अगर उसकी अम्मी से इजाज़त ली तो क्या आपको इथिकल वैल्यूज़ आपको इजाज़त देती थी कि आप किसी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ इस तरह का बिहेवियर करें और उसकी लर्निंग इस तरह की कर दें? तो जवाब है ऑफ कोर्स नॉट। तो ये वाली चीज़ें जो हैं इसके अंदर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि आपको सबसे पहले इजाज़त लेनी चाहिए। अगर किसी शख्स से इस तरह की इजाज़त दी जाए तो क्या वो अलो करेगा? अगर यहीं पे वॉटसन और रेनर का अपना कोई बच्चा होता तो क्या वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों के ऊपर करते? तो जवाब ऑफ कोर्स आता है नहीं। तो यहाँ पे ये वाला जो क्रिटिसिज्म है इनके ऊपर बहुत हुआ। सो जी आज के लिए इतना ही। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी थी ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सो इन द एंड आपको पता है कि MCQs शेयर किए जाते हैं, तो MCQs शेयर होंगे और उसके बाद फिर राइट आंसर्स कीज आएंगी। आपने देखना है कि आपने इस पूरे जो लेक्चर है उससे कितना कुछ सीखा। तो चलिए MCQs की तरफ चलते हैं। ये रहे जी आज के MCQs में टोटल 5 MCQs हैं। काइंडली इसको आप जो है सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। होपफुली आपने अपने राइट आंसर्स लिख लिए होंगे। अब ये रही आज की आंसर कीज़, बिल्कुल आसान सी हैं। आपके इसमें से एनी हाउ 4 MCQs सही होने चाहिए। एटलीस्ट 4 MCQs आपके एनी हाउ सही होने चाहिए। अगर आपके 4 MCQs सही नहीं हो रहे सो काइंडली आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो देन यू कैन आस्क मी ऑन माई गिवन नंबर. I will reply you as soon as possible. So in last, thanks for watching. Like and subscribe my channel, that is free learning for all exams. Or if you want to enroll in this course then you can contact me. You will get this type of videos on daily basis, MCQs or handwritten notes as well as the PPT of this video. Inshallah Taala we will meet with new video. Till that time, Khuda Hafiz, bye bye.